ओपनिंग स्लॉट पर आई थिंक सो कि ये बराबर का मैच पड़ने वाला है। अब अगर हम आ जाए मिडिल ऑर्डर में, तो मिडिल ऑर्डर में अगर पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर देखा जाए तो ज़ाहिर है बाबर आजम, विराट कोहली, ठीक है, उसके बाद ज़ाहिर है कामरान गुलाम, नए लड़के हैं, ज़ाहिर है वो खेलेंगे। कामरान गुलाम होंगे, उधर से श्री अय्यर होंगे। अच्छा, उसके बाद ज़्यादा चाहता है इंडिया केएल राहुल से जाएगा, तो मोहम्मद रिजवान और केएल राहुल। अच्छा, हार्दिक पांड्या और सलमान अली आका। तो ये इस तरीके से आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मैं पहले स्टार्ट से लूँ, क्या कहते हैं, बाबर आजम और विराट कोहली से, दोनों की मतलब ये फॉर्म, विराट कोहली की बहुत ही पुअर फॉर्म चल रही है पिछले कुछ अर्से से। ठीक है, वनडे में भी उन्होंने लंका के खिलाफ उस खातर का परफॉर्मेंस नहीं दे सके, बड़ी बुरी पुअर परफॉर्मेंस रही उनकी उधर भी। लंका में भी स्पिनर के खिलाफ काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने। और बाबर आजम को अगर मैं देखूं तो बाबर आजम ने अफ्रीका में तो रन्स किया है, ठीक है, लेकिन अभी वो यहाँ पे जिस तरह पहले टेस्ट में फ्लॉप हो गए, दोनों कुछ नहीं कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों में से मैं बाबर आजम को थोड़ा एज दूंगा इस टाइम। दौरे हाजिर में जो क्रिकेट चल रही है इस टाइम, कोहली तो बिल्कुल ही बैकवर्ड पे चले गए ना, जो उनकी हालात हैं इस टाइम, बिल्कुल ही नहीं खेल पा रहे। तो मैं इस पे बाबर को थोड़ा एज दूंगा कि बाबर फिर भी थोड़ा फॉर्म में है, थोड़ा स्ट्रगल करके रन कर लेते हैं, लेकिन कोहली तो बिल्कुल ही रन नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि इंडिया यानी कि जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलता है तो विराट कोहली की एवरेज जो है ना स्काई हाई होती है। विराट कोहली हमें मोस्टली मैचेस में पाकिस्तान के अगेंस्ट रन करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम को अगर आप देखें तो कोई खातिर खा उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है अगेंस्ट इंडिया। तो इसको भी अगर आप मद्देनजर रखें तो फिर कैसे देखते हैं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है खासतौर पे, तो विराट कोहली एक अलग ही नज़र आते हैं, हमें रन करते हैं। वो हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ रन किया उन्होंने, तकरीबन 60+ की एवरेज है उनकी पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्या कहते हैं, और इसी तरह अगर बाबर आजम को देख लिए तो बाबर आजम इंडिया के खिलाफ थोड़ा स्ट्रगल करता नज़र आता है। लेकिन जो मामला चल रहे हैं इनके फिलहाल, मतलब बुमराह नहीं खेल रहे जिस तरह, अगर बुमराह नहीं खेलते तो मेरे ख्याल से बाबर आजम के लिए थोड़ा कम होगा, वो कम स्ट्रगल करेंगे। लेकिन कोहली का वही इशू है कि कोहली जो मसला करेगा वो यही है कि वो आउटसाइड ऑस्टम जो उसका है, ये तो बार बार 3 फास्ट पेसर खिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि टीम्स ने ऑलमोस्ट अपने स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिए हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए। सिर्फ पाकिस्तान है जिसने अपना 18 मेंबर स्क्वाड दिया है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो आप इजीली इसमें से 15 लड़के सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 13 to 14 प्लेयर तो इजीली सिलेक्ट किए जा सकते हैं। और इंडिया ने भी अपना 15 मेंबर स्क्वाड जो है वो कल अनाउंस कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आपके सामने एक इन डेप्थ एनालिसिस रखें दोनों टीम्स के स्क्वाड का। तो सबसे पहले अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि पाकिस्तान के क्या 15 मेंबर्स हो सकते हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, क्योंकि इनमें से एक आधा ही ऊपर नीचे होगा। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर साइम अयूब फिट होते हैं तो साइम अयूब और फखर जमान दोनों ओपनिंग स्लॉट के लिए होंगे, और इनके साथ जो सपोर्टिंग रोल में होंगे वो होंगे इमामुल हक के। अगर वो नहीं खेलते एक आधा मैच साइम अयूब तो वो इमामुल हक खेलेंगे। 3 ये ओपनर होंगे। और अगर मिडिल ऑर्डर के बैटर्स की बात की जाए तो उसमें जहर है आपके पास होंगे बाबर आजम और कामरान गुलाम और इरफान खान नियाजी और तैयब ताहिर। अब तैयब ताहिर और इरफान खान नियाजी में से हो सकता है आप किसी एक को पिक करें, क्योंकि सलमान अली आगा एज एन ऑलराउंडर पिक होंगे। ठीक है, तो ये 3 और 5 8 लड़के हो गए आपके। रिजवान जो है नंबर 9, उसके बाद 2 स्पिनर होंगे आपके पास, इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम, ये हो गए 11। और 4 फास्ट बॉलर होंगे आपके पास, जिसमें आपके पास नसीम शाह होंगे, जिसमें आपके पास शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और अब्बास अफरीदी। अब अगर आप एक यानी कि ऐड करना चाहेंगे, जैसे मैंने कहा कि भाई तैयब ताहिर और इरफान खान नियाजी में से आप किसी एक को ही रखेंगे, ठीक है, अगर मैं अपनी चॉइस बताऊं तो मैं तैयब ताहिर के साथ जाऊंगा। तो ये 15 मेंबर स्क्वाड जो है पाकिस्तान ऑलमोस्ट सेलेक्ट करेगा। एक आधा लड़का कोई ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और दूसरी तरफ इंडिया ने तो अपना फाइनलाइज 15 मेंबर स्क्वाड दे ही दिया है, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर हम यानी कि जो टीम्स हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। देखें, एक है ओपनिंग स्लॉट, मिडिल ऑर्डर बैटिंग, उसके बाद ऑलराउंडर्स, और इसी तरीके से जो बॉलिंग है उसको भी अगर 2 हिस्से कर दें तो ये 5 पार्ट्स बन जाएंगे, स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें ओपनिंग स्लॉट से, तो देखिए पाकिस्तान के पास जो ओपनिंग स्लॉट है वो तभी बेहतर नजर आता है अगर साइम अयूब फिट होते हैं। तो साइम अयूब और फखर जमान की सूरत में पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी आएगी। अगर इंडिया की तरफ से ओपनिंग बैटर देखे जाए तो उसमें कोई शक नहीं, रोहित शर्मा मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और डेवास्टेटिंग प्लेयर हैं।
बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है पिछले कुछ अरसे से, लेकिन बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं वो। उनके साथ जाहिर है शुभमन गिल होंगे जो ज्यादा चांसेस है। हो सकता है वो यशवी जायसवाल से चले जाएं, लेकिन जिस तरीके से वाइस कैप्टन उनको रखा गया है तो लगता नहीं है कि उनको चेंज किया जाएगा। हो सकता है अगर कोई पहले मैच में कोई कमी पेशी रह जाए तो किसी को चेंज किया जाए, लेकिन हम मान के चलते हैं कि इंडिया खिला रहा है रोहित शर्मा और शुभमन गिल को। तो इधर से रोहित शर्मा, शुभमन गिल, उधर से फखर जमान और साइम अयूब, कैसे देखते हैं? अच्छा, अगर मैं देखूं फ़खर ज़मान को, तो मैं फ़खर ज़मान को कंपेयर करूं रोहित शर्मा से अगर मिसाल के तौर पे, तो रोहित शर्मा एक्सपीरियंस बैटर है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बैटर है। पिछले अरसे से फॉर्म उनकी नहीं है उस तरह, मतलब उनकी फॉर्म बड़ी बुरी चल रही है। और लेकिन मैं एक चीज़ ये भी देखता हूँ कि उनकी वनडे में फॉर्म बुरी नहीं कह सकते आप। लास्ट इतने अरसे में जितने भी वनडे हुए उनकी इनिंग्सों के लिहाज से, उन जो जिस तरह वो खेले वहाँ पे अपने मुल्क में भी और लंका में भी, तो उस लिहाज से आप उनकी वनडे में फॉर्म बुरी नहीं कह सकते। ठीक है, टेस्ट में वो बड़ा बुरा खेले, ठीक है, इसलिए मैं उन्हें किसी भी सूरत हल्के में नहीं ले सकता। वो एक अच्छे और ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अगर उनके मुकाबले में फ़खर जमान का मुकाबला किया जाए तो वो एक इसलिए मुझे थोड़ा सा हल्का फील होता है, वो इसलिए कि फ़खर जमान काफ़ी अरसे बाद टीम में वापस आ रहे हैं। ठीक है, बड़े अरसे बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, काफ़ी अरसे से वो बाहर थे, जिसकी वजह से वो अपने कुछ मामला की वजह से जो बोर्ड के साथ नहीं थे उनके बन पा रही। तो आ वो काफ़ी अरसे वाले हैं, लेकिन जिस तरह के वो प्लेयर हैं वो भी कम नहीं है, जिसमें वो अगर खड़े होते हैं तो वो भी मतलब सामने वाले बॉलर को अच्छा खासा धो देते हैं। अब ये देखें कि ज़ाहिर है फ़खर ज़मान ही वो बैटर थे जिन्होंने 2017 में अगेंस्ट इंडिया आपको फाइनल जितवाया, क्योंकि उनकी वो शानदार 100 की बदौलत हाँ, पाकिस्तान ने ऐसा ही 300 है, प्लस ऐसा रन ही है। किया। ठीक है, आपका एक ये पॉइंट ऑफ व्यू आगे जो दूसरे बैटर हैं और शुभमान गिल अगर और आप जैसे साइम अयूब। दूसरे बैटर की बात कर लें, साइम यूब और शुभमन गिल की, तो मैं उसमें ज़्यादा प्रेफर साइम यूब को दूंगा। ठीक है, साइम यूब एक तो इस टाइम अपनी फुल फॉर्म में है। ठीक है, वो बेशक थोड़ा सा उनको इंजरी का इशू है, अगर वो फिट हो जाते हैं इंडिया के मैच में तो वो हाईली रेट करूंगा। मैं शुभमन गिल से ज़्यादा उन्हें हाईली रेट करूंगा, क्योंकि शुभमन गिल इस टाइम बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं। और मेरा उनसे शुरू से, मैं उन्हें कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं समझता शुभमन गिल को। जितने अरसे से वो खेल रहे हैं, जितने अरसे से उन्हें चांस मिल रहा है, उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे आउट ऑफ कंट्री में। ठीक है, अभी ये दुबई में भी आप देख लें बड़ी स्ट्रगल करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। और साइम यूब जिस तरह से खेल रहे हैं और जिस तरह से मतलब उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है पिछले कुछ अरसे में, बहुत शानदार इनिंग्सें खेल रहे हैं। अफ्रीका में जाकर उन्होंने 200 बनाए 3 मैचेस में। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रन किया है। तो वो बहुत शानदार प्लेयर हैं, जिस तरह से वो आके अर्ली ऑन विकेट पे स्टे करते हैं और विकेट को समझते हैं, फिर उसके बाद वो बॉलर्स पे चार्ज करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। तो मैं इसलिए आज से इन्हें बड़ा हाईली रेट करता हूँ, साइम। अच्छा, इमामुल हक अगर खेलते हैं, क्योंकि देखें साइम अयूब अभी ज़ाहिर है फुली फिट नहीं है, उनके बारे में मुख्तलिफ न्यूज़ हैं कि भाई पहले मैच में अवेलेबल होंगे, दूसरे में होंगे होंगे या नहीं होंगे। तो अगर दूसरे ओपनर के तौर पर इमामुल हक हो, तब आप क्या, तब भी आप यही समझते हैं कि शुभमान गिल से इमामुल हक बेहतर रहेंगे? मैं तब भी यही समझता हूँ कि शुभमन गिल से इमामुल हक बेहतर है। उसकी वजह है कि इमामुल हक एक टाइप का प्लेयर है, लेकिन वो भी इस तरह का प्लेयर है कि वो जो वर्क करके आता है वो उससे हट के नहीं खेलेगा। ठीक है, अगर तो वो वर्क उसका काम करता है मौके पे, तो वो फिर उस पे हैवी है वो शुभमन गिल पे। उसकी क्योंकि वजह, उनकी भी 48 की एवरेज है, हाँ जी, यानी फोर्टी कि ओडीआई एट में ऐसा ही कोई है, हल्की एवरेज नहीं है। 900 बनाए हैं ऐसा ही उन्होंने। है। वो और सिर्फ स्ट्रगल किए तब जब उन्हें बॉल लगी, जिसके बाद से वो थोड़ा सा डरे डरे खेलते हैं। ऐसा ही अदरवाइज है। ये है कि वो टेक्निकली बड़े साउंड प्लेयर है, बेहतर है। तो अगर यानी कि आप ये समझते हैं कि वो भी खेले साइम अयूब की जगह, अगर वो हुए हाँ जी, फखर जमान के साथ, तब भी आप ऐसा ही है। समझते हैं कि उन्हें शुभमान गिल पर जो आप एक एज देंगे। हाँ, एकदम। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि हम ये जो डिस्कशन है इसमें एक एंड पे कंक्लूजन ड्रा करें। तो उस कंक्लूजन ड्रा करने के लिए मैं ये भी जेल में है कि आप पॉइंट्स देते चले जाए। जहां पर हम कंपैरिजन समझेंगे कि बराबर हो गया तो वहां पर हम एक एक पॉइंट देंगे, और जहां पर हमें लगेगा कि इस टीम का इस जगह पर जो है ना वो पलड़ा भारी है और ये टीम ज्यादा स्ट्रांग है, उस जगह पर हम उसे 2 पॉइंट देंगे और दूसरे को 0 देंगे। तो अभी जो ओपनिंग स्लॉट पे हमने डिस्कशन की, जिस तरीके से आपने चीजें हाईलाइट की कि रोहित शर्मा को लेकर और फखर जमान को लेकर, आपको क्या लगता है कि ओपनिंग स्लॉट के लिए आप दोनों में जो कंपैरिजन है उसको बराबर का वेटेज देते हैं, या आप समझते हैं कि इंडिया का पलड़ा भारी है या पाकिस्तान का? देखिए, मैं इसमें यही कहूँगा आपको कि अगर एक साइड मैंने आपको बताई रोहित शर्मा और फखर जमान में रोहित शर्मा को मैंने हाईली रेट किया, तो
दूसरी साइड पे शुभमन गिल पे मैं दोनों को हाईली रेट करता हूँ, इमामुल हक को भी और साइम अयूब को भी। तो हम्म। मेरे ख्याल से तो इक्वल ही हो जाएगा तकरीबन। तो व्यूवर्स ये है कि हम ये मैं भी इनकी इस बात से एग्री करता हूं, तो यानी कि हम इनको दोनों को जो वेट देंगे वो 1-1 देंगे, यानी कि 2-2 पॉइंट्स नहीं देंगे, 1-1 पॉइंट देंगे ओपनिंग स्लॉट के लिए। हम ये समझते हैं कि एक किस्म का एक बैलेंस जो है वो कॉम्बिनेशन नजर आएगा, क्योंकि अगर रोहित शर्मा की शक्ल में उनके पास थोड़ा सा एज है, तो वहीं पर दूसरी साइड पर पाकिस्तान को साइम अयूब या इमामुल हक की शक्ल में भी एज मिलेगा। तो ये ओपनिंग स्लॉट पर आई थिंक सो के ये बराबर का मैच पड़ने वाला है। अब अगर हम आ जाए मिडिल ऑर्डर में, तो हम्म। मिडिल ऑर्डर में अगर पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर देखा जाए तो ज़ाहिर है बाबर आजम, हम्म। विराट कोहली, ठीक है, उसके बाद ज़ाहिर है कामरान गुलाम, नए लड़के हैं, ज़ाहिर है ऐसा वो ही है, खेलेंगे। ऐसा ही है। कामरान गुलाम होंगे, उधर से श्री श्री अय्यर ऐसा होंगे। ही है। अच्छा, उसके बाद ज़्यादा चाहता है इंडिया केएल राहुल से जाएगा, तो मोहम्मद रिजवान और और केएल केएल राहुल। राहुल, ऐसा ही अच्छा, है। हार्दिक पांड्या और सलमान अली आका। हम्म। तो ये इस तरीके से आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मैं पहले स्टार्ट से लूँ, क्या कहते हैं, बाबर आजम और विराट कोहली से, दोनों की मतलब ये फॉर्म, विराट कोहली की तो बहुत ही पुअर फॉर्म चल रही है पिछले कुछ अर्से से। ठीक है, वनडे में भी उन्होंने लंका के खिलाफ कुछ खातर खा परफॉर्मेंस नहीं दे सके, बड़ी बुरी पुअर परफॉर्मेंस रही है उनकी उधर भी। लंका में भी स्पिनर के खिलाफ काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने। और बाबर आजम को अगर मैं देखूँ तो बाबर आजम ने अफ्रीका में तो रन्स किया है, हम्म। ठीक है, लेकिन अभी वो यहाँ पे जिस तरह पहले टेस्ट में फ्लॉप हो गए, दोनों इनिंग्सों में कुछ नहीं कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों में से मैं बाबर आजम को थोड़ा एज दूंगा इस टाइम। दौरे हाजिर में जो क्रिकेट चल रही है इस टाइम, कोहली तो बिल्कुल ही बैकवर्ड बैकवर्ड पे चले गए ना, जो उनकी हालात हैं इस टाइम, बिल्कुल ही नहीं खेल पा रहे। तो मैं इस पे बाबर को थोड़ा एज दूंगा कि बाबर फिर भी थोड़ा फॉर्म में है, थोड़ा स्ट्रगल करके रन्स कर लेते हैं, लेकिन कोहली तो बिल्कुल ही रन नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि इंडिया यानी कि जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलता है तो विराट कोहली की एवरेज जो है ना स्काई हाई होती है। विराट कोहली हमें मोस्टली मैचेस में पाकिस्तान के अगेंस्ट रन करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम को अगर आप देखें तो कोई खातर खा उनका ट्रैक हाँ, रिकॉर्ड नहीं है अगेंस्ट इंडिया। तो इसको भी अगर आप मद्देनजर रखें तो फिर कैसे देखते हैं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है खासतौर पे, तो विराट कोहली एक अलग ही नज़र आते हैं, हमें रन करते हैं। वो हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ रन किया उन्होंने, तकरीबन 60+ की एवरेज है उनकी पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्या कहते हैं, और इसी तरह अगर बाबर आजम को देख लीजिए तो बाबर आजम इंडिया के खिलाफ थोड़ा स्ट्रगल करता नज़र आता है। लेकिन जो मामला चल रहे हैं इनके फिलहाल, मतलब बुमराह नहीं खेल रहे जिस तरह, अगर बुमराह नहीं खेलते तो मेरे ख्याल से बाबर आजम के लिए थोड़ा कम होगा, वो कम स्ट्रगल करेंगे। लेकिन कोहली का वही इशू है कि कोहली जो मसला करेगा वो यही है कि वो आउटसाइड ऑस्टम जो उसका है, ये तो बार बार 3 फास्ट पेसर खिलाएंगे हम, तो वो तो अच्छा, वहाँ एक जाएगा ही चीज़ जाएगा। और जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, जो अभी हमने चैप्टर क्लोज किया ओपनिंग स्लॉट का, कि हम्म। उसमें आपको ये भी चीज़ देखनी होगी कि रोहित शर्मा की बड़ी पुअर फॉर्म है पाकिस्तान के हम्म। अगेंस्ट। हम्म। तो आपने जैसे कहा कि फ़खर जमान, और दूसरी तरफ फ़खर जमान की जो इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस है वो बुरी नहीं है। तो हम्म। आप उसको भी थोड़ा अगर देखेंगे, उसको कैसे देखते हैं? अच्छा, उसमें मैं ये कहूँगा कि रोहित शर्मा की फॉर्म बेशक पुअर है, लेकिन वो जिस तरह के वो प्लेयर हैं, अगर उन मतलब थोड़ा सा अगर उन्हें स्टार्ट मिलता है तो वो तो मतलब बॉलर कोई भी उन्हें परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमने जो देखा रोहित शर्मा के साथ, वो पाकिस्तान के खिलाफ आते साथ जाते हैं। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद वो अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई खातिर खान इनिंग्स नहीं खेल सके। 2019 में उन्होंने 100 बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद वो अभी तक कोई खातिर खान इनिंग्स नहीं खेल सके। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान रोहित शर्मा को कवर कर लेता है। इस तरह पाकिस्तान कोहली को भी कवर कर लेगा तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। अभी भी मैं थोड़ा सा फिर भी रोहित शर्मा को एज दूंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कहूँगा रोहित शर्मा को एज ही है। ठीक है। और बाबर आजम और विराट कोहली में आप इस वक्त रीसेंट सिनेरियो में ये समझते हैं कि मतलब बाबर आजम को थोड़ा सा एज दिया जाएगा, क्योंकि हम्म। बाबर आजम फिर भी टच में नजर आ रहे हैं हम्म। अब स्पेशली लास्ट 2-3 मंथ से। लेकिन जो विराट कोहली हैं हम्म। उनकी फॉर्म नहीं लगी, वो जिस तरीके से आउट ऑफ फॉर्म है, और वो हम्म। दोनों के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा ही। बाबर आजम भी स्पिन के अगेंस्ट हम्म। इतना कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन जो विराट कोहली का इस वक्त सिचुएशन लग रही है हम्म। कि वो फास्ट पर भी स्ट्रगल करते दिखाई दे हम्म। रहे हैं और स्पिनर के अगेंस्ट भी स्पिनर स्ट्रगल के करते अगेंस्ट भी। दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर उसके बाद नंबर 4 के स्लॉट को देखा जाए तो उसमें आप ज़ाहिर खिलाएंगे कामरान गुलाम को, और इंडिया दायरा जाएगा श्री अय्यर से। तो हम्म। कामरान गुलाम वर्सेस श्री अय्यर, मेरा ख्याल है ये तो श्री अय्यर, नो हाँ, डाउट, ये इसमें तो तो कोई शक नहीं। नो डाउट कि श्रेयस अय्यर, इसकी वजह है कि श्रेयस अय्यर ने लास्ट भी जब वो खेले हैं तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी उन्होंने वनडे में। ठीक है, उसके बाद कामरान गुलाम ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर है, एक नए प्लेयर हैं, और उन्होंने स्कोर भी किया है
अफ्रीका में जाके तो अच्छी इनिंग्सें खेली हैं, एक दो उन्होंने अफ्रीका में, लेकिन बात वही है कि इस श्री अय्यर जो है वो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं और उन्हें क्या कहते हैं अंदाज़ा भी है पिचेस वगैरह का सारों का, तो वो मैनेज कर लेंगे मेरे ख्याल से। श्री अय्यर को इस पर ज़्यादा एज रहेगा। अच्छा, और ज़ाहिर है केएल राहुल वर्सेस मोहम्मद रिजवान, क्योंकि देखें जो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट कीपर बैट्समैन वो खिलाएंगे, जो सुनने में आ रहा है जिस तरीके से 2023 जो वर्ल्ड कप में उन्होंने किया, और वैसे भी एक माइंडसेट है कि जी जो शॉर्टर फॉर्मेट में वो प्रेफर करते हैं पैंत को, पैन को और जो लॉन्गर वर्जन है उसमें वो जो है केएल राहुल को। तो केएल राहुल वर्सेस मोहम्मद रिजवान, इसको आप कैसे देखते हैं कि आपको लगता है कि दोनों एक ही लेवल के हैं, या आपको लगता है कि नहीं यार रिजवान को थोड़ा एज रहेगा, या क्योंकि रिजवान एज अ कैप्टन भी है पाकिस्तान के? अच्छा, अगर मैं प्रीवियस फॉर्म देख लूँ ना दोनों की, तो रिजवान ने अफ्रीका में रन भी किया है, ठीक है, और केएल राहुल ने लेकिन जिस तरह बीजीटी में रन किया, इस तरह की फॉर्म उनकी। अर्ली ओवर उन्होंने रन किया, उसके हाँ, बाद वो स्ट्रगल ही किए लास्ट के 2-3 टेस्ट मैचेस में। लास्ट के 2 टेस्ट में उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन जिस तरह की मतलब वो माइंडसेट है उनका पाकिस्तान के खिलाफ वो रन करते ही हैं। और क्या कहते हैं उसे, जिस तरह उन्होंने 23 के वर्ल्ड कप में रन किया और विकेट कीपिंग की, जिस तरह उनको दोनों तरह से देखना पड़ेगा, विकेट कीपिंग में भी और दूसरी चीज़ों में भी, बैटिंग जिस में तरह भी। से उन्होंने विकेट कीपिंग की 2023 के वर्ल्ड कप में, उसके बाद उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की। और अगर हम रिजवान की अगर बात करें तो रिजवान ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है जब से वो कैप्टन बने हैं। ये 3 सीरीज जीती हैं उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अफ्रीका, जिम्बाब्वे, और अपनी परफॉर्मेंस भी उनकी को बहुत बुरी नहीं रही है, अपनी परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी रही है, तो मैं दोनों को 50-50 रखूँगा इसमें। अच्छा, अब मिडिल ऑर्डर में देखें, उनके पास विराट कोहली हैं, श्री अय्यर हैं, केएल राहुल है, उनके पास जो नंबर 6 पे है वो ज़ाहिर है ऑलराउंडर है। अगर मैं इन 3 तक ही रुकता हूँ और इन 3 का कंपैरिजन पाकिस्तान के जो 3 मिडिल ऑर्डर के बैटर से किया, तो आप क्या स्कोर देंगे? आपको क्या, आप पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को एज देंगे या इंडिया के मिडिल ऑर्डर को एज देंगे? देखिए, मैं अगर आप प्रीवियस को छोड़ दें, अगर रिसेंट परफॉर्मेंसेस देखी जाए ना, तो मैं पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर को हाईली रेट करूँगा। एक अरसा हम मिडिल ऑर्डर की बड़ी तनकीद करते रहे हैं पाकिस्तान की, लेकिन जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया अफ्रीका के खिलाफ मिडिल ऑर्डर ने, जिस तरह से फॉर्म में है सारा मिडिल ऑर्डर हमारा, सलमान अली आगा वगैरह, तो मैं यही समझता हूँ कि ये एज रहेगा पाकिस्तान को इस चीज़ यानी पर। कि आपको लगता है कि जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है वो इंडियन मिडिल ऑर्डर की निस्बत आपको बेहतर दिखाई देता बेहतर है, दिखाई तो दे आप रहा है। उसको 2 पॉइंट देंगे। ठीक है, अभी जो ओपनिंग स्लॉट पर 1-1 पॉइंट था, अब 2 पॉइंट जो है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के 3 पॉइंट है और इंडिया का 1 पॉइंट है। अच्छा, अब अगर ऑलराउंडर्स की तरफ चले हम, तो ऑलराउंडर्स में ज़ाहिर है आप एक सलमान अली आ गए आपके पास, हाँ, ठीक है, जिन्हें आप खिलाएंगे। ठीक है। उसके अलावा आप एक बैटर ही खिलाएंगे, हाँ, और वो बैटर ज़ाहिर है आप तैयब ताहिर को अगर होंगे तो वो, या वो जो इरफान खान नियाजी। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है जो शॉर्ट शॉट ओपनर खेलने, यानी कि वो मिड उनके खेलने वाले हैं ऑलराउंडर, उनमें जो है वो हार्दिक पांड्या है जडेजा। और जडेजा या अक्षर पटेल, इन दोनों में से इन कोई दोनों एक में से होगा। कोई एक हो। तो इन दोनों को आप, उन दोनों से अगर कंपैरिजन करें तो कैसे देखते हैं? देखिए, सलमान अली आगा ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी अफ्रीका में, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं हार्दिक पांड्या को उनसे ज़्यादा हाईली रेट करता हूँ, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में वो हैं इस टाइम, और जिस तरह का वो बॉल और बैट से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो हार्दिक पांड्या एज में रहेंगे यहाँ पे, और सलमान अली आगा को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह लें कि बैक पे ही रहेंगे वो सलमान अली और आगा। डबल ऑलराउंडर एज है ना इंडिया के पास। ऐसा देखें, ही है। आपके पास जो नंबर 7 पे है वो आप डेफिनेटली एक प्योर बैट्समैन लेके ऐसा जाएंगे, ही है। वो तैयब ताहिर खिलाएंगे आप, हाँ। या आप खिलाएंगे इरफान खान नियाजी। हाँ, बॉलिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप अब्बास अफरीदी को खिला सकते हैं, ऐसा ही है। लेकिन आप उसका कंपैरिजन अगर अक्षर पटेल से करेंगे या जडेजा से करेंगे तो उन्हें एडवांटेज रहेगा। एडवांटेज ठीक रहेगा, है, ऐसा ही है। तो इसलिए हम ये समझते हैं। और वैसे भी अगर सलमान अली आगा को भी स्पिनर्स के साथ हाँ, अगर आप नहीं, कंपेयर वो करें तो वो भी नहीं बन वो सकता। नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि सलमान अली आगा जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर है, हाँ, और जडेजा और अक्षर पटेल को अगर बॉलिंग देखा जाए तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। हाँ, तो यानी कि ऑलराउंडर की लिस्ट में आप इंडिया को 2 मार्क्स देंगे। 2 मार्क्स देंगे। तो व्यूवर्स, अब यह है कि हमने जैसे ओपनिंग की बात की, ओपनिंग के बाद मिडिल ऑर्डर की, और मिडिल ऑर्डर के बाद जो है ऑलराउंडर्स की, तो ये इस 6-7वें नंबर तक पहुंचने तक जो पॉइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट बराबर हैं। अगर स्क्वाड टू स्क्वाड कंपैरिजन देखें तो दोनों टीम्स के हम 3-3 पॉइंट लेके चल रहे हैं। अब अगर हम आ जाए जो स्पिन डिपार्टमेंट है, स्पिनर्स अगर आप देखें इंडिया के पास ज़ाहिर है उसमें वाशिंगटन सुंदर भी हैं, उनके पास कुलदीप यादव भी हैं, ज़ाहिर जडेजा हैं, अक्षर पटेल है। आपके पास जो स्पिनर है उसमें अबरार अहमद है,
सुफियान मुकीम है और इसके अलावा सलमान अली आगा, जैसे हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। तो इन दो स्पिनर का उनके स्पिनर्स के साथ कैसे कंपैरिजन देखते हैं? देखिए इब्रार को मैं, अगर आप सही मेरे से पूछें तो इब्रार को मैं इंडिया के खिलाफ खिलाने के हक में ही है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो इंडिया के खिलाफ वो खातर का बॉल कर पाएंगे। उन्हें मार ही पड़ेगी इंडिया के खिलाफ, जिस तरह के वो स्पिनर है। और दूसरे सुफियान मुकीम बिल्कुल नए हैं, ठीक है, तो उनको भी कोई मतलब दूसरे से कंपैरिजन नहीं किया है। सलमान अली आगा एक पार्ट टाइम स्पिनर है, ठीक है, उनको भी कोई बहुत ज़्यादा हाईली रेट नहीं किया था। ठीक है, अच्छी बॉलिंग की है प्रीवियस उन्होंने, इब्रार ने भी टेस्ट में भी आज अच्छी बॉल की है। लेकिन जो उनके पास स्पिनर है, आप कंपैरिजन करें अगर उनके साथ कुलदीप यादव से, वो मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर है। और जिस तरह की लाइनो लेंथ उनकी है, और ख़ासतौर पर स्पिन ट्रैप पे वो जिस तरह, वो तो स्पिन ट्रैप ना भी हो तो वो प्लेयर को जल्दी करके शॉट नहीं मारने देते। ऐसे ही है। तो उनके साथ मेरा नहीं ख्याल कंपैरिजन बनता है उनके साथ और वाशिंगटन सुंदर के साथ हमारे स्पिनरों को। यानी कि आप समझते हैं स्पिन बॉलिंग में भी 2 पॉइंट आप उनको ही देंगे। तो यानी कि इंडिया जो है स्पिनर के बाद जो है इंडिया के 5 पॉइंट और पाकिस्तान के 3 पॉइंट। अब अगर हम बात कर लेंगे फास्ट बॉलिंग की, फास्ट बॉलिंग में रह रहा है आपके जो ज़्यादा चांस है, जो 3 ऑप्शन आपके पास हैं जो आप खिलाएंगे, उसमें एक तो यही है कि तीनों ही पेसर खेलें, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, और एक ये है कि कोई चेंज करके अब्बास अफरीदी खिला लें। और इंडिया के पास ये है कि अगर तो बुमराह फिट होते हैं तो बुमराह, शामी वो इससे जाएंगे, और हो सकता है वो एक स्पिनर अगर कम करें तो बुमराह, शामी और अर्शदीप। अदरवाइज ये हो सकता है अगर बुमराह अनफिट रहते हैं, वो नहीं खेलते, तो अर्शदीप और शामी खेलेंगे और उससे हार्दिक पांड्या हो जाएंगे। तो आप फास्ट बॉलिंग को कैसे देखते हैं? अच्छा, फास्ट बॉलिंग में अगर आप कंपैरिजन करें ना, तो कंपैरिजन इस तरह बनेगा कि रोहित वो जसप्रीत बुमराह और शहीन का कंपैरिजन कर लिया जाए एवरेज के लिहाज से, तो ऑलमोस्ट तकरीबन 1 या 2 पॉइंट से ऊपर नीचे हैं दोनों, ठीक है। लेकिन बुमराह एक एक्सीलेंट बॉलर है। बुमराह की लाइनो लेंथ, बुमराह की वैरायटी जितनी उनके पास है, और जिस तरह से किसी भी पिच पे उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो एक एक्सीलेंट बॉलर है। वो मुझे लगता ही नहीं है कि वो इस तरह के बॉलर हैं, वो लगता है वो 90s की एरा का बॉलर है, ठीक है। और अगर मैं शहीन की बात करूं, तो शहीन के लिए गुड साइन ये है कि शहीन ने अफ्रीका के टूर पर बड़ी शानदार बॉल की, अपनी पेस उन्होंने वापस बहाल की है। मुझे बड़े अरसे बाद अफ्रीका में वो 140 145 की बॉल करते नजर आए, ठीक है। तो ये तो मतलब मैं ऐसे यही कहूँगा, थोड़ा सा एज रहेगा बुमराह को इनके ऊपर फिर भी। और अगर बात कर लीजिए मोहम्मद शामी और हारिस रऊफ की, तो मैं यही समझता हूँ कि ये दोनों का इक्वल रहेगा। ये दोनों, मोहम्मद शामी काफ़ी अरसे बाद एक तो वापस आ रहे हैं, ठीक है, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने अब वापसी की है। और हारिस रऊफ ने अफ्रीका में भी बॉल अच्छा किया, मैच जितवाया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में भी मैच जितवाया। तो मैं थोड़ा सा एज दूंगा हारिस रऊफ को शामी के ऊपर। ठीक है। और अर्शदीप सिंह में, और उधर से अगर आप बात करें नसीम शाह की, तो उसमें 2 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो अर्शदीप सिंह की एवरेज तो मतलब वो वनडे तो फर्स्ट टाइम खेलने जा रहे हैं जहाँ तक मेरा ख्याल, वनडे कम खेले उन्होंने, थोड़े ही खेले उन्होंने, मतलब, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने टूर्नामेंट में अनाउंस कर दिया कि पीछे भी उन्हें कोई मैच नहीं खिलाया है इन्होंने। T20 उन्होंने खेले साउथ अफ्रीका में, उधर बेहतर गेंद की है। तो अब उसमें ये है कि नसीम शाह रेगुलर खेल रहे हैं वनडे, तो मुझे इसमें भी थोड़ा सा एज है नसीम शाह को, मुझे यही लगता है। अच्छा, मैं ऑलमोस्ट आपके साथ एग्री किया हूँ, लेकिन ये फास्ट बॉलिंग वाली लाइन पे मुझे थोड़ा सा डिसएग्री है। वो ये है कि देखें, जो नसीम शाह है ना, अगर आप देखेंगे वो खेले जरूर है, लेकिन वो खातिर खा कोई फॉर्म में नहीं है, यानी कि ऑफ कलर ही नजर आए हैं। आप चाहे उन्हें साउथ अफ्रीका के टूर पे देख लें, आप चाहे उन्हें जिम्बाब्वे के टूर पे देख लें, वो जो नसीम शाह का जो एक वो है ना कि जिस स्टाइल से वो बॉल करते हैं, वो लैक किया है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप अर्शदीप सिंह को देखें तो 2024 के वर्ल्ड कप में बुमराह के करीब करीब थे, वो ऑलमोस्ट 1 विकेट मेरे ख्याल से ज्यादा ही ली थी उन्होंने, ठीक है। और जब जब इंडिया उन्हें खिलाता है, वो विकेट टेकिंग एबिलिटी है उनमें, वो विकेट निकाल के देते हैं, और फिर लेफ्ट आर्म बॉलर है और स्विंग करते हैं दोनों तरफ। मुझे लगता है कि जिस नसीम शाह से बेहतर फॉर्म में मुझे अर्शदीप सिंह लगते हैं। हाँ, हारिस रऊफ और जो शामी की आपने बात की, वो नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि हारिस रऊफ को थोड़ा सा एज, इसलिए स्लाइट एज दे सकते हैं आप कि शामी बड़े अरसे के बाद कमबैक कर रहे हैं, तो उनका इसमें रिदम में आने पे भी टाइम लगेगा, या देखना पड़ेगा वो किस तरह से करते हैं, खासतौर पे भी जब वो इंग्लैंड के अगेंस्ट अपेयर होंगे तो वहां जब खेलेंगे। लेकिन जो बात है बुमराह और शहीन की, भाई उसमें तो मैं नो डाउट बुमराह को साथ जाऊंगा अगर बुमराह खेलेंगे तो। हाँ, अगर बुमराह नहीं खेलते फिर फास्ट बॉलिंग का जो है ना डिपार्टमेंट पाकिस्तान का हैवी हो जाएगा, और अगर बुमराह खेलते हैं तो मैं समझता हूँ फिर फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट जो है इंडिया का हैवी हो जाएगा, क्योंकि बुमराह ने टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव किया भाई ये चीज, जहां बुमराह को बॉल दी जाती है वो आपको डिलीवर करके देते हैं। और देखिए, शामी के आने से या अर्शदीप के आने से
बुमराह जो है ना वो और भी ज्यादा लीथल हो जाते हैं, ऐसे ही है, क्योंकि वो ऐसे तो ही है। विकेट निकालते ही निकालते हैं, फिर ये भी निकाल ये भी देते हैं। निकालते हैं। तो इसी तरीके से अब जब फास्ट बॉलिंग से पहले हम ये देख रहे थे कि 5 पॉइंट जो थे इंडिया के थे और 3 पॉइंट पाकिस्तान के थे। हम्म, और अगर फास्ट बॉलिंग में हम यही कह सकते हैं कि मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर बुमराह खेले तो फिर इंडिया को एज रहेगा। इंडिया को एज तो रहेगा। फिर ज्यादा चांस जो स्काउट टू स्काउट कंपैरिजन है ना, उसमें मुझे लगता है कि इंडिया लीड ले रहा इंडिया है, लीड ले इंडिया रहा है, आगे ऐसे जाता हुआ ही, दिखाई ऐसे दे ही, रहा है मुझे। ऐसे और ही। पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे चलता है वो पीछे दिखाई दे चलता रहा है, है, दिखाई क्योंकि जो फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट है बुमराह के आने से जो है उनका बेहतर हो जाएगा, बेहतर और हो जाएगा। ऑलराउंड डिपार्टमेंट की वजह से ये क्लियर कट उनके पास एज है, और ऐसे ओपनिंग ही। स्लॉट बराबर हुई है, और स्पिनर का डिपार्टमेंट भी उनका हमसे ज्यादा बेहतर है। अब अगर आप इस लिहाज से आप इसके ऊपर क्या ओपिनियन देते हैं, मेरा इस पे ये रहता है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ओपनिंग स्लॉट पे हमने जिस तरह बराबर का पॉइंट दे दिया, मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान एज ए मिडिल ऑर्डर में जिस तरह की फॉर्म बहाल हुई हुई है प्लेयरों की इनके, और क्या लें आप बॉलिंग में, जहां आपने कहा कि बुमराह अगर फिट होते हैं और वो टीम में खेलते हैं, तो फिर तो डेफिनेटली मैं यही समझता हूँ कि वाकई उन्हें एज रहेगा इंडिया को। अगर बुमराह फिट नहीं होते तो फिर किसी सूरत भी पाकिस्तान से बॉलिंग उनकी हैवी नहीं है, फिर तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग भी हैवी है, और स्पिन में वो एज है उन्हें, और ऑलराउंडर में भी एज है उन्हें। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं इंडिया को एज ही है, हमारे से ऊपर ही है वो 1-2 पॉइंट। और ये भी है ना कि अगर बुमराह नहीं खेलेंगे फिर तकरीबन इवन होगा इवन स्क्वाड हो, की बेसिस ऐसे ही पर, है, क्योंकि देखिए ऐसे ही अभी है। कई मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए। अभी हमने हम्म, जस्ट स्क्वाड को देखा है कि उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस, हम्म, और अभी जो यानी कि रिसेंट जो अभी प्लेयर्स की जो अभी मेंटल यानी कि उनकी कंडीशन है, या जिस तरीके की वो फॉर्म में है, इस चीज को देखते हुए हमने उनका कंपैरिजन किया और ये देखा है कि कौन कितने अरसे के बाद खेल रहा ऐसे ही है। है। इस चीज को भी मद्देनजर रखा है, और किसके पास कितना एक्सपीरियंस है। लेकिन जाहिर है जब आप मैच के लिए जाते हैं तो उसमें कई फैक्टर और रोल टॉस प्ले करते हैं। फैक्टर टॉस आता एक है, अपना फैक्टर पिच, होता है, पिच भी अपना रोल प्ले करती है, ठीक है, ठीक है। फिर वेदर। उसके अलावा ये है कि उस पर्टिकुलर डे में आपके पास कौन सी प्लेइंग 11 अवेलेबल है, ठीक है। और वो जाहिर है दोनों टीम्स उससे पहले एक एक मैच खेल चुकी होंगी, जाहिर। तो ये भी अंदाजा हो चुका होगा कि किस टीम का जो है ना प्लेयर जो है वो ज्यादा बेहतर फॉर्म में है, और क्या साइम अयूब अवेलेबल है पाकिस्तान के पास कि नहीं, बुमराह उनके पास अवेलेबल है कि नहीं। हाँ, तो वो उसके मुताबिक सिनेरियो बदल सकता है। ऐसे ही लेकिन है। अभी जो है हमने जस्ट स्क्वाड टू स्क्वाड कंपैरिजन किया है कि इसमें जो स्क्वाड को देख कर लगता है तो वो इंडिया को थोड़ा सा एज नजर आता है। और उसकी जो बड़ी वजूहत है वो जिस तरीके से आमिर ने पॉइंट आउट की कि एक तो हम लैग कर रहे हैं ऑलराउंडर वाली साइड पर, कि हमारे पास कोई फास्ट बॉलिंग में मीडियम पेसर ऑलराउंडर नहीं है। देखिए अब्बास अफरीदी हल्की फुल्का खेलते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या एक प्योर बैट्समैन है और 10 ओवर करके देते हैं, तो उनके ऑप्शन का कोई प्लेयर हमारे पास नहीं है। इसी तरह स्पिन डिपार्टमेंट में अगर आप बात करें तो इब्रार अहमद ठीक है, वो खेल रहे हैं, बेहतर गेंद की है, कभी मार भी पड़ती है, लेकिन इंडिया के खिलाफ उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है और इंडिया स्पिनर को अच्छा खेलता है। हाँ कुछ अर्से से इंडिया लैग कर रहा है स्पिन के अगेंस्ट, लेकिन जो क्वालिटी स्पिनर इंडिया के पास है जिसमें कुलदीप यादव है, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ तो उनकी मेरे ख्याल 12-13 की एवरेज है, ऐसे वो ही है। पाकिस्तान को तो खेल ही नहीं देते। ऐसे ही है। इसी तरीके से जडेजा है, इसी तरीके से अक्षर, तो पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है उनका स्पिन डिपार्टमेंट। और जरा फास्ट बॉलिंग को भी हमने डिस्कस किया। ऐसे ही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो एज अगर मिलेगा तो वो इसी तरीके से मिलेगा कि विराट कोहली अगर नहीं रन करते और पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में जो लड़के हैं वो रन करते हैं। देखिए कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, अब ये वो लड़के हैं जो पहली पहली दफा इंडिया के साथ खेलने जा रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है। सलमान अली आगा पहले भी खेले, तो अब वहां जाकर ये बेहतर परफॉर्म कर दें, कोई ऐसे कह ही नहीं है, सकता। ऐसे ही है, ऐसे ही। लूज कर जाए और जल्दी आउट हो जाए, प्रेशर में आ जाए, हाँ, ये भी कोई किसी को ऐसे नहीं। ही तो है, ऐसे ये ही। यानी कि ये उस पर्टिकुलर डे में जाके पता चलेगा। ऐसे ही है। तो ऑन दी होल मैं तो इसमें ये समझता हूँ कि इंडिया को एज है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया को एज है, क्योंकि एक ये तो इशू है ना कि हमारे लड़के, एक तो क्या कहते हैं, कह लें कि कामरान गुलाम और तैयब ताहिर, ये तो फर्स्ट टाइम दुबई में भी फर्स्ट टाइम खेलेंगे इंटरनेशनल मैच, ठीक है, ऐसे इंडिया के खिलाफ, और इंडिया के खिलाफ भी पहला ही मैच खेलेंगे। तो ये इन पे प्रेशर तो रहेगा, लेकिन मैंने इसलिए इन्हें एज दिया मिडिल ऑर्डर में कि फॉर्म जो रिसेंट चल रही है प्लेयरों की दोनों साइडों पे, इसमें पाकिस्तान को एज है बस थोड़ा। तो व्यूअर्स बात यह है कि जो स्क्वाड दोनों टीम्स ने अनाउंस किए हैं उनको देखते हुए हमने आपके सामने एक कंपैरिजन रखा है। अब जाहिर है जब पाकिस्तान 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस करेगा उसमें मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। अगर उसमें साइम अयूब होते हैं तो जाहिर है वो पाकिस्तान को स्लाइट एज दे देगा। तो देखते हैं कि जब मैच होगा तो किस टीम का पलड़ा भारी रहता है, उसके ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस देंगे आपको। उसमें सारी चीज़ें, टॉस फैक्टर, पिच कंडीशन, ईच एंड एवरीथिंग को जो है ना डिस्कशन में लाएंगे। अभी जैसे ये स्क्वाड टू स्क्वाड कंपैरिजन था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।